हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की सेकंड वीडियो, जिसमें हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। एंड जिन्होंने भी इससे पहले की वीडियो लेक्चर्स नहीं देखते, प्लीज जाके देखिए, जिससे कि आपके इससे पहले के टॉपिक्स जो है वो अच्छे से क्लियर हो पाए। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से। There are many plants in which parts like roots, stems, and leaves develop into new plants under appropriate conditions. Unlike in most animals, plants can indeed use such a mode for reproduction. This property of vegetative propagation is used in methods such as layering or grafting to grow many plants like sugarcane, roses, or grapes for agricultural purposes. Plants raised by vegetative propagation can bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. Such methods also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose, and jasmine that have lost the capacity to produce seeds. Another advantage of vegetative propagation is that all plants produced are genetically similar enough to the parent plant to have all its characteristics. इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद मैं आपको इसकी एक सिंपल चीज बताती हूँ कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होता क्या है। देखिए, बहुत सारे प्लांट्स के पार्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि रूट है, स्टेम है, लीव्स है, जो कि नए प्लांट्स में डेवलप हो सकते हैं अगर उनको मैं एप्रोप्रिएट कंडीशंस प्रोवाइड कर दूं तो। जैसे कि एनिमल्स में आप देखिए, उनको अगर छोड़ के प्लांट्स को देखा जाए तो प्लांट्स में भी काफी सारे रिप्रोडक्शन के मोड्स होते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे मेथड्स का यूज किया जाता है, जैसे कि लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। इसमें क्या करते हैं, एक प्लांट को कट करते हैं। सपोज रोज का प्लांट है और एक प्लांट हमने ले लिया जैस्मिन का, उनको कट करके उनकी ग्राफ्टिंग करा देते हैं, जिससे कि एक नया प्लांट मिलता है हमको। शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स, इन सबको हम अपने एग्रीकल्चरल प्रोसेस के लिए, पर्पसेस के लिए इसी तरीके से यूज करते हैं। प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बेयर, और जो प्लांट्स इस टेक्निक के थ्रू उगते हैं या ग्रो करते हैं, उनमें भी फ्रूट्स आते हैं, उनमें भी फ्लावर्स आते हैं, यहाँ तक कि वो सीड्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इनमें जो जिन प्लांट्स को हम प्रोपगेट करा सकते हैं वो बनाना है, ऑरेंज है, रोज है, जैस्मिन है। ये जो प्लांट्स होते हैं, बनाना है, ऑरेंज है, रोज है, जैस्मिन है, इनमें जो है, इनमें कैपेसिटी नहीं होती है कि ये सीड को प्रोड्यूस कर सकें। तो इसलिए जो ऐसे प्लांट हैं जो कि सीड को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को खो देते हैं, उनको भी आप प्रोपगेट करा सकते हो। अनदर एडवांटेज क्या है इनका, कि जो प्लांट्स होते हैं वो पूरी तरीके से जेनेटिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से, और उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती है। उसके बाद सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूस द नॉचेस अलोंग द लीफ margin of rhizome fall on the soil and develop into new plant। और कुछ बर्ड्स होते हैं जो कि ब्रायोफिलम प्लांट होता है, उसकी लीव्स के पास में ग्रो कर जाती है। ठीक है, ये जो अगर सॉइल में गिर जाए या फिर जब ये बिल्कुल नॉचेस बिल्कुल मार्जिन पे आ जाती है, उसके बाद जब ये नीचे गिरती है तो फिर ये नए प्लांट में डेवलप हो जाती है, एक ब्रायोफिलम का नया प्लांट बना लेती है। आपको फिगर में दिख रहा होगा। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी नॉलेज आपके लिए दी हुई है टिश्यू कल्चर की। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यूज और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। इसमें जहाँ जहाँ से प्लांट ग्रो करता है, वहां से एक छोटे से टिश्यू को या सेल को सेपरेट कर दिया जाता है। फिर इस सेल या टिश्यू को क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मीडियम में रख देते हैं। आर्टिफिशियल मीडियम मतलब जो कंडीशन प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए, वो सारी कंडीशन हम आर्टिफिशियली मतलब अपने आप से देते हैं। फिर जब वो धीरे धीरे डिवाइड करता है, तो उसके डिवाइड करने के बाद उसको जो है हार्मोन देते हैं। ठीक है, उसको एक ऐसे मीडियम में रखते हैं जिसमें हार्मोन्स हो, जिससे कि उसकी ग्रोथ हो पाए, वो डिफरेंशिएट कर पाए अपने आप को। फिर जो प्लांटलेट होती है, जब वो पूरी तरीके से बन जाती है, उसको सॉइल में लगा देते हैं, फिर नया मैच्योर प्लांट बन जाता है। यूजिंग टिश्यू कल्चर मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशन। आप टिश्यू कल्चर को यूज करके काफी सारे प्लांट्स को ग्रो करा सकते हो एक पेरेंट से, और डिजीज फ्री कंडीशन पे, मतलब उसको कोई भी डिजीज नहीं होगी। जैसे कि आप ये चाहते हो कि इस प्लांट को ये डिजीज हो गई है, लेकिन इसका जो ऑफस्प्रिंग बने या आप इसके थ्रू एक नया प्लांट बनाओ तो उसमें कोई डिजीज ना हो, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट। जो सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए जो प्लांट यूज किए जाते हैं, उनके लिए टेक्निक बहुत यूज की जाती है।
उसके बाद देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। इवन इन मैनी सिंगल simple multicellular organism specific reproductive parts can be identified. The thread-like structures that develop on the brand activity in activity 8.2 as above are the hyphae of the brand mound rhizopus। देखो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें आप स्पेसिफिकली मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेड के ऊपर डेवलप हो गए थे। जो एक्टिविटी 8.2 आप पढ़िएगा उसमें आपको क्या करना था कि ब्रेड की स्लाइस को लेके उसको वेट गीला करना था, फिर उसको डार्क मॉइस्ट कंडीशन में उसको रखना था, फुल प्लेस पर रखना था, फिर उसको वीक बाई वीक उसको ऑब्जर्व करना था मैग्नीफाइड ग्लास को यूज करके। आप उसमें देखोगे कि छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उस ब्रेड के ऊपर आ गए हैं, है ना। तो ये जो होता है वो राइजोपस होता है, ब्रेड माउथ मतलब जो ब्रेड माउथ है, जो ब्रेड के ऊपर लगने वाली एक तरीके से आप बोल सकते हो जो फंगस बोलते हैं उस तरीके की उसके ऊपर बनने लगी। देखा तो रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। जबकि जो छोटे छोटे स्टिक के बाद जो ब्लॉक मतलब छोटे छोटे ये गुब्बारे टाइप आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। द ब्लॉक्स आर स्पोरेंजिया, ब्लॉक्स को स्पोरेंजिया बोलते हैं, विच कंटेन सेल्स। इनमें सेल्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं जो कि बाद में डेवलप हो जाते हैं नए राइजोपस इंडिविजुअल में। The spores are covered by thick walls that protect them until they come into contact with another moist surface and can begin to grow। जो स्पोर्स होते हैं उनको जो थिक वॉल से कवर कर दिया जाता है जो कि उनको किससे प्रोटेक्ट करता है, उनको किसी दूसरे मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आने से बचाता है और फिर वो अपना ग्रोइंग कंटिन्यू रहती है, मतलब वो ग्रो करते रहते हैं। उसके बाद देखते हैं ऑल द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार अलाउ न्यू जनरेशन टू बी क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल। दिस इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितनी भी आपने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखी है ना, वो सारे जो है हमने जिसमें नई जनरेशन को क्रिएट किया एक सिंगल इंडिविजुअल से, उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आप इनको देखिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन आप इनके आंसर्स देने में एबल है या नहीं है। अगर आप इनके प्रॉपर आंसर्स चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको इनके प्रॉपर नोट्स और आंसर्स प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वी आर आल्सो फेमिलियर विद मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डिपेंड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल बिफोर अ न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड। आप जो बहुत अच्छे से फेमिलियर हो किस रिप्रोडक्शन से, इस वाले से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जो कि सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, इसमें दो इंडिविजुअल होने चाहिए। आप उसके बिना एक नई जनरेशन को क्रिएट नहीं कर सकते हो। जो बुल्स होते हैं वो एक नया काफ नहीं बना सकते, जो हेन्स होती हैं वो नई चिक्स नहीं बना सकते हैं, बिना मतलब अकेले नहीं बना सकते, उनको दो इंडिविजुअल चाहिए। इन सारे केसेस में दोनों सेक्सेस चाहिए, मेल और फीमेल के, जिससे कि नई जनरेशन को प्रोड्यूस कर सके। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? इस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व है इसका? Are there any limitation? There any limitation of the asexual mode of reproduction which we have discussing above? क्या कोई मोड ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की कोई लिमिटेशंस है जो कि हमने ऊपर पढ़ी हो? तो देखिए वो आपको लिमिटेशंस जब समझ आएंगी जब आप इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ पाएंगे। तो देखते हैं why the sexual mode of reproduction, the creation of two new cells from one involving copying of DNA as well as of the cellular apparatus। देखो क्या होता है कि जब दो नए सेल्स बनते हैं तो उसमें जो डीएनए की कॉपी होती है। डीएनए क्या है? डीएनए एक ऐसा मटेरियल है, इट इज अ जेनेटिक मटेरियल जो कि हमारे पेरेंट की इंफॉर्मेशन को हमारे अंदर लाता है। मतलब जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पेरेंट के अंदर है वो डीएनए हम में आएगा, है ना। जो इससे क्या पता चलता है कि हम इन्हीं के ऑफस्प्रिंग है ना, हम इन्हीं की जनरेशन है। तो जब डीएनए की इंफॉर्मेशन जो हमारे पेरेंट्स के अंदर है वही सेम इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आती है, हाफ मदर से आती है, हाफ पेरेंट्स से आती है। The DNA copying mechanism, as we have noted, cannot be absolutely accurate, and the resultant errors are a source of variation in population of organisms। जो डीएनए की कॉपी का जो मैकेनिज्म है, मतलब डीएनए पेरेंट्स से कॉपी होके बच्चे में आ रहा है, तो ये जो ऐसे हम नोटिस किया है कि ये पूरी तरीके से सही नहीं होती। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम जो पेरेंट की थी सेम बच्चे में आ गई, ऐसा नहीं होता है। कुछ एरर्स भी देखे जाते हैं, थोड़ी बहुत डिफरेंस भी देखा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है
किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन में वेरिएशंस आते हैं, मतलब चेंजेस आते हैं। और सपोज कीजिए कि आपके सिबलिंग्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप जो है फैटी है, तो जरूरी नहीं है कि आपके भाई बहन भी फैटी हो। और अगर आप लीन एंड थिन है, तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट आपके भाई बहन भी लीन और थिन हो। तो ये वेरिएशंस आते हैं। एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशन। आप हर इंडिविजुअल को वेरिएशन से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। बट इन अ पॉपुलेशन वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर ensuring द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। लेकिन एक पॉपुलेशन में वेरिएशंस में बहुत यूजफुल होती है, किस लिए? किसी भी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए। It would therefore make sense if organisms came up with reproductive modes that allowed more and more variation to be generated. इससे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है जब बनते हैं रिप्रोडक्टिव मोड्स के थ्रू, तो उनमें ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन जो है आती है। While DNA copying mechanisms are not absolutely correct, they are precise enough to make the generation of variation a fairly slow process. जब डीएनए का कॉपिंग मैकेनिज्म चलता है तो वो पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं होता, वो जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा अलग होता है, जिससे कि वेरिएशंस आसानी से आ पाए। If the DNA copying mechanism were to be less accurate, many of the resultant DNA copies would not be able to work with the cellular apparatus and would die. बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब वो बिल्कुल मैच नहीं करती, बहुत लेस एक्यूरेट होती है, तो उस केस में जो सेल्स होते हैं वो वर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको क्या है, सेम वो चाहिए इंफॉर्मेशन। तो क्या होता है कि वो जो है मर भी सकते हैं अगर बिल्कुल भी डीएनए मैच नहीं करेगा तो। सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट्स बी स्पीडेड अप? तो हम जो है वेरिएंट्स, जो वेरिएशन आ रही है उनको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? Each new variation is made in a DNA copy that already has variations accumulated from previous generation. हर एक नई जनरेशन जो है वो डीएनए की कॉपी के दौरान बनती है, जो कि पहले से क्या होता है, जैसे बहुत सारी जनरेशन चली आ रही है ना, परदादा, फिर उनके दादा, फिर पापा, फिर उनका बेटा, तो इस तरीके से बहुत सारी प्रीवियस जनरेशन जो चली आती है, उसकी वजह से क्या होता है, नई नई वेरिएशन बनती जाती है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते जाते हैं। Thus, two different individuals in the population would have quite different patterns of accumulated variation. इसलिए दो अलग अलग इंडिविजुअल के बीच में, पॉपुलेशन के इंडिविजुअल के बीच में बहुत डिफरेंस होता है, उनकी वेरिएशन मतलब बहुत चेंजेस होते हैं। Since all these variations are in living individual, it is assured that they do not have any really bad effects. बहुत सारी वेरिएशंस में लिविंग इंडिविजुअल्स में होती है, तो इससे क्या पता चलता है कि उनके मतलब इनको कोई बैड इफेक्ट नहीं है। Combining variations from two or more individuals would thus create new combination of variants. जब दो लोगों से अलग अलग वेरिएशन आती है, मदर एंड फादर दोनों में बहुत डिफरेंस है, उनके वेरिएशंस बच्चे में आएंगे, तो दो नए कॉम्बिनेशन के साथ जो है एक इंडिविजुअल बनता है। Each combination would be novel. हर एक कॉम्बिनेशन अलग होता है अपने आप में। Since it would involve two different individual, इसीलिए जो है दो different individual को लिया जाता है। The sexual mode of reproduction incorporates such as process of combining DNA from two different individual during reproduction. इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, डीएनए के कंबाइनिंग को जो है प्रोसेस को इनकॉर्पोरेट करता है, मतलब इसी में होता है ऐसा कि डीएनए जो है मदर से भी आ रहा है, फादर से भी आ रहा है रिप्रोडक्शन के दौरान। बट दिस क्रिएट्स अ मेजर डिफिकल्टी। इसमें क्या होता है, इससे थोड़ा डिफिकल्टी आती है। फिर न्यू जनरेशन इज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपीज फ्रॉम टू प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल, then each new generation will end up having twice the amount of DNA that the previous generation had. हाँ, इससे एक चीज में क्या डिफिकल्टी आती है कि अगर आप सपोज कीजिए हर एक नई जनरेशन जो बन रही है उसमें अलग अलग डीएनए कॉपीज का कॉम्बिनेशन आ रहा है, जो उसके पुराने इंडिविजुअल है उनसे वो बना, और उनका डीएनए उनके अंदर किसी और का था तो उसका डीएनए, मतलब ट्वाइस अमाउंट हो जाता है डीएनए का, जितनी प्रीवियस जनरेशन के पास होगा, प्रीवियस जो मतलब मदर और फादर के पास जो डीएनए होगा उसका ट्वाइस उनमें आएगा। This is likely to mess up the control of cellular apparatus by the DNA. How many ways we can think of for solving this difficulty? और कितने तरीकों से इस डिफिकल्टी को सॉल्व कर सकते हो?
We have seen earlier that its organism become more complex, the specialization of tissue increases. इससे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कठिन बनने लगता है। मतलब जो टिश्यूज होते हैं उनका स्पेशलाइजेशन बढ़ता जाता है। टिश्यूज जो है आपस में अपना स्पेशलाइजेशन इंक्रीज करते जाते हैं, मतलब वो अलग अलग काम के लिए स्पेशलाइज होते जाते हैं। One solution that many multicellular organisms have found for the problem mentioned above is to have special lineages of cells in specialized organs in which only half the number of chromosomes and half the amount of DNA as compared to non-reproductive body cells. देखिए ये क्या कह रहा है कि एक सोल्यूशन होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कि उनमें जो है इस प्रॉब्लम को देखा जाए तो उनके पास स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिसमें क्या होता है कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम और हाफ अमाउंट जो है डीएनए का नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स के कंपैरिजन में जो है जाता है। दिस इज अचीव बाय प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस। और ये जो है किसके थ्रू होता है, एक सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस से क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं पेरेंट से बेबी के अंदर। This is achieved by a process of cell division called meiosis. Thus, when these germ cells form, two individuals combine during sexual reproduction to form a new individual. दो germ cell दो individual से आते हैं, sexual reproduction में combine करते हैं, एक नया individual बनाते हैं। इससे क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है और डीएनए का कंटेंट जो है वो उस नई जनरेशन के अंदर जाता है। If the zygote is to grow and develop into an organism which has highly specialized tissue and organ, अगर zygote grow कर रहा है, develop हो रहा है किसी भी organism में, तो उसके पास बहुत ही specialized, बहुत ही अच्छे टिश्यू और ऑर्गन होने चाहिए। that it has to have sufficient stores of energy for doing this, और उसके पास काफी एनर्जी होनी चाहिए इसको करने के लिए। In very simple organism, it is seen that two germ cells are not very different from one another or may be similar. काफी सारे ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है कि जो दो जर्म सेल है, जर्म सेल मतलब जो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, रिप्रोडक्शन कराते हैं, ठीक है, दो जर्म सेल जो है वो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं। बट एज द बॉडी डिजाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, द जर्म सेल आल्सो स्पेशलाइज। हमारी जो मतलब जो बेबी की बॉडी डिजाइन है उसको कॉम्प्लेक्स होना है, इसलिए जो जर्म सेल होता है उसको स्पेशलाइज होना बहुत जरूरी है। One germ cell is large and contains the food stores while other is small, likely to be motile. एक germ cell जो बड़ा होना चाहिए, उसमें फूड स्टोर होना चाहिए, जबकि दूसरा वाला जो है वो मोटाइल मतलब मूव करने वाला होना चाहिए। Conventionally the motile germ cell is called male gamete. जो मोटाइल होता है उसको मेल गैमेट बोलते हैं, जो फूड स्टोर करता है उसको फीमेल गैमेट बोलते हैं। We shall see in the next few sections how the need to create these two different type of gametes give rise to differences in the male and female reproductive organ, and in some cases differences in the body of the male and female organism. तो ये पूरा होता है, ये बोल रहे हैं कि अब आप नेक्स्ट सेक्शन में देखोगे किस तरीके से दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स को हम लेके दो अलग अलग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बना सकते हैं, ठीक है, और किस तरीके से अलग अलग बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन बन पाती है। तो इसके बाद जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको एंड तक जरूर देखिए और इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।